हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू राइट। तो इसमें हम चार्टर एक्ट ऑफ 1793 और चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 गेव पावर्स टू द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल। सेकेंड ऑप्शन है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउड द ब्रिटिश सब्जेक्ट एक्सेस टू इंडियन शोर्स विद देयर शिप्स। अब देखिए इसमें जो हमारा सोल्यूशन है उसमें बोथ ए एंड बी है, दोनों ही हमारा ऑप्शन सही है, क्योंकि 1793 में जो गवर्नर जनरल होते हैं उनको ओवरराइडिंग पावर मिल जाती है अपने काउंसिल के ऊपर। और दूसरा है कि जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स होते हैं, ब्रिटिश के नेटिव्स होते हैं, उनके लिए जो इंडियन सोर्स होता है वो ओपन कर दिया जाता है, उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो अपने शिप से इंडियन सोर्स में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, जस्टिफिकेशन देखते हैं स्टेटमेंट 1 का। इट ऑल्सो एम्पावर्ड हिम टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव कंट्रोल ओवर द प्रेसिडेंसीज। थ्रू दिस एक्ट द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिविल लॉ। ब्रिटिश जो है एक सिविल लॉ का कॉन्सेप्ट लाते हैं और ये कहा जाता है कि जो पर्सनल रूल्स हैं या जो पास्ट के जो रूलर्स हैं, जो राजा हैं, जो रूल उन्होंने बनाए थे, उस रूल के ऊपर ये सिविल लॉ का जो रूल है वो प्रिवेल करेगा। 1786 the presidencies were divided into districts and collectors were appointed। 1786 में जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो आपके प्रेसिडेंसीज हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करके कलेक्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है। दूसरा है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट केम एज अ कॉन्सिक्वेंस वॉज डिप्राइवल ऑफ द मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट टी। देखिए 1833 में होता क्या है, सॉरी 1813 में, 1813 में है कि जो जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी ट्रेड मोनोपोली होती है, जो कॉमर्स है जिसमें मोनोपोली है उनकी, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है। उनकी मोनोपोली को जो है डिप्राइव कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। बस एक चीज़ जो बची होती है वो टी होती है। चाय में हस्तक्षेप ना करके बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, कंपनी की मोनोपोली को समाप्त कर दिया जाता है। ये कब होता है? 1813 में। और थ्रोइंग ओपन द ट्रेड ऑफ इंडिया टू ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स। जो भारत का मार्केट होता है, भारत का बाज़ार होता है, उसको जितने ब्रिटिश नेटिव्स होते हैं, उनके सिटीजन्स होते हैं, उनके लिए ओपन कर दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 1833। 1833 का चार्टर एक्ट है। उसके जो है संदर्भ में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फर्स्ट है, द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। कौन सा एक्ट? ये कहता है कि ये एक्ट पहली बार जो है क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर, एक ऐसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी बनाता है जो पूरे ब्रिटिश इंडिया के टेरिटरीज़ पे जिसका क्या हो, उनका पोजीशन हो। समझ रहे हो ना, एक ऐसी सेंट्रलाइज पावर क्रिएट करता है। कौन? 1833। सेकेंड है, इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। जो मोनोपोली होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की एज अ कॉमर्शियल बॉडी, वो जो है क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। थर्ड ऑप्शन है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। पहली बार जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन को क्या करते हैं, सेपरेट किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन जो ए है, 1 और 2 दोनों ही सही है, थर्ड हमारा इनकरेक्ट है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में हम देखते हैं। ये क्या है? दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, अभी हमने क्या किया था कि जो स्टार्टिंग में हमने कौन सा एक्ट देखा था जहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है, उसको आप बताएंगे कौन सा एक्ट था वो जहाँ से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है। और मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज़ को सबऑर्डिनेट कर दिया जाता है बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक है, अब देखिए वहाँ से हमारा सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होता है और सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे 1833 में पहुँच जाता है, जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर दिया जाता है और उनके
पास जो सिविल और मिलिट्री पावर हैं वो दे दी जाती हैं, ठीक है। Thus, the act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India. तो पहले जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड विलियम बेंटक थे, और पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। It deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for entire British India. ठीक है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास जो है पूरी लेजिस्लेटिव पावर होती है संपूर्ण भारत के लिए। The laws made under the previous acts were called regulation, while laws made under this act called acts. तो पहले के जो लॉज थे उसको हम क्या कहते थे, रेगुलेशन, लेकिन 1833 के बाद जो लॉज बने हैं उनको हम एक्ट कहेंगे, ठीक है। It ended the activities of East India Company as a commercial body which became the purely administrative body. अब जो होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसको ख़त्म कर दिया जाता है एज अ कॉमर्शियल बॉडी, और वो अब एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह जाता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ख़त्म करके उनको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया जाता है। It provided that the company's territories in India were held by interest of His Majesty, his heirs and successors. The Charter Act of 1833 attempted to introduce a system of open competition for the selection of civil servants. तो देखिए ये अटेम्प्ट करते हैं, 1833 का जो चार्टर एक्ट है वो अटेम्प्ट करता है, वो कोशिश करता है कि ओपन कंपटीशन का सिस्टम एक इंट्रोड्यूस किया जाए, एंड stated that the Indian should not debarred from holding any place, office or employment under the company. और ये भी कहा जाता है, वो भी स्टेट किया जाता है कि किसी भी इंडियन को जो है वंचित नहीं किया जाएगा कोई भी प्लेस, कोई भी ऑफिस या कोई भी एम्प्लॉयमेंट जो है होल्ड करने से, ठीक है। However, this provision was negated after the opposition from the court of directors. तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो एग्री नहीं होते हैं, और उसकी वजह से ये प्रोविज़न जो है क्या हो जाता है, इसको एप्लीकेशन इसका नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन इन इंडिया बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ एक्ट 1833। 1833 के पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिचुएशन थी इंडिया की वो क्या थी। फर्स्ट ऑप्शन है, द गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सॉरी। तो जो गवर्नर जनरल होते हैं, गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गवर्नर जनरल को अपॉइंट करते हैं, क्या ये सही है। सेकंड है, सेंट हेलेना एक्ट टेम्परली एबॉलिश्ड द ऑफिसर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड वाइसराय टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ऐसा क्या जो है ये करेक्ट है आपका सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए जो पहला हमारा ऑप्शन है वही सही है, दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है। जस्टिफिकेशन देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्रिएटेड द ऑफिस विद द टिल्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मतलब जो बंगाल था वहाँ पे जो फोर्टिफिकेशन हुआ था उसको फोर्ट विलियम बोलते थे। तो हम बोलेंगे कि 1773 में हमने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की एक डेजिग्नेशन इस्टेब्लिश की थी, एंड टू बी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वो उनको कौन अपॉइंट करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते थे, ठीक है ना, जो कॉमर्शियल फंक्शन देखते थे उस टाइम। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स असाइंड अ काउंसिल ऑफ 4 to assist the governor general, and decisions of council was binding on governor general during 1773 to 84। तो अब क्या होता है कि गवर्नर जनरल को जो है हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए एक काउंसिल का इस्टेब्लिशमेंट किया हो जाता है, और जिसमें 4 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो डिसीजंस होते हैं काउंसिल के वो बाइंडिंग होते हैं गवर्नर जनरल पे,
और ये कब तक थे? 1773 से 1784 तक। द सेंट हेलेना एक्ट 1780 एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। इसमें क्या होता है? देखो, सेंट हेलेना एक्ट 1833, इसी को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहते हैं। द ऑफिस विद द टिल्ट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सो 2 इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन था वो हमारा इनकरेक्ट था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि जो है सेंट्रलाइजेशन अपने पीक पे पहुँच जाता है। गवर्नर जनरल जो है वो पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल हो जाता है, एक ऐसी अथॉरिटी जो पूरे इंडिया को जो है कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। हाँ, अब इसमें है आफ्टर द रिबेलियन ऑफ 1857 द कंपनी रूल वॉज brought to an end and the British India along with the princely states came under the direct control of the crown. The Government of India Act 1858 created the office of the Secretary of State of India in 1858 to oversee the affairs of India, which was advised by a new Council of India. देखिए, वो बता रहे हैं कि 1857 में जो रिबेलियन हुआ था उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 आया था, इसको गुड गवर्नेंस का एक्ट भी कहा जाता था। इसमें एक ऑफिस का गठन किया गया था जिसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे और है, हम देख लेते हैं। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर एंटायर ब्रिटिश इंडिया बाय दिस एक्ट and the act created for the first time the government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in the Indian Act. The act refers here was, कौन सा ऐसा एक्ट होता है जिसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो पूरे इंडिया की टेरिटरी को क्या होता है उनका उनके पास जो एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक्ट है, एक्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बाय, तो कौन से एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाते हैं? आंसर है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आगे आने वाले कोर्सेज़ में आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उसमें हम आगे चीज़ों को प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।